स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज हम सबसे पहले बात माही की करेंगे, जिन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है और अब ये टाइटल उनके नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। ये टाइटल ऑफिशियली उन्हीं का हो चुका है। कैसे, इसकी बात आगे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, आज आपको धर्मशाला भी हम लिए चलेंगे, जहां दलाई लामा का 90वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस बार का जन्मोत्सव स्पेशल है क्योंकि माना जा रहा है कि दलाई लामा इस बार उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। तो क्या है धर्मशाला से आया ताजा अपडेट, आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। डिजिटल जमाना है तो इसीलिए ऑनलाइन का बोलबाला है, लेकिन अब डिजिटल की पहुंच हमारे मंदिर और पूजा पाठ तक पहुंच चुकी है। तो कैसे मुंबई में बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन पूजा और दर्शन का क्रेज, ये सब आपको दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बात यूपी के एक ऐसे मंत्री की भी करेंगे जो जनता का दुख दर्द समझने जनता के बीच निकले और इनके इस कदम से लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया। तो कूड़े वाली गाड़ी से पूरे शहर में क्यों घूमे यूपी के मंत्री असीम अरुण, इसकी आगे बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का दर्जा हासिल है। चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्रिकेट से मिलती जुलती खबर के साथ बात कैप्टन कूल की करेंगे। मुझे लगता है आंख बंद करके कभी भी किसी से पूछ लिया जाए हु इज कैप्टन कूल, हर कोई एक ही नाम लेगा और जवाब देगा, वो है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, तो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये जो तमगा उनको उस समय भी जब वो क्रिकेट खेल रहे थे दिया गया था तो सही दिया गया था? बिल्कुल, मुझे तो वो डिजर्व करते हैं। उनसे ज्यादा चीज क्या लगती है? भाई, उनके अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो पसंद ना आए। आंसर दिया है। जो उनके साथी खिलाड़ी थे, कैप्टन कूल शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल उनके साथ फील करते थे और शायद इसीलिए वो खुद बार बार कहते थे कि उनके जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है तो हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। उनका रीजन यही था क्योंकि साथी खिलाड़ियों का ये कहना था कि ही इज द मोस्ट काम एंड कंपोज्ड व्हेन ही कम्स ऑन ग्राउंड। तो उनकी छत्र छाया में हमें खेलना बड़ा आसान हो जाता है। तो दैट्स व्हाई माही वे, दैट्स द वे, माही वे। बिल्कुल। और एक और बात थी, देखिए क्रिकेट में अक्सर किसी भी स्पोर्ट में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, ऐसी घड़ियां होती है जब बहुत ही टेंशन वाली होती है, बहुत प्रेशर वाली होती है। उस समय सबसे ज्यादा कूल हेडेड रहना और फिर डिसीजन लेना, ये भी कैप्टन कूल बनाता है एकदम। और ये चीज, ये सबसे बड़ी खूबी थी माही में जो उनको कैप्टन कूल बनाती थी। तो आज बात हम इसी की करेंगे और इसका ख्याल देखिए जहन में, जैसा कि मैंने आपको बोला कि माही का नाम अपने आप आता है। टेंशन भरे माहौल में ग्राउंड पर धोनी की कैप्टन कूल वाली छवि अब उनकी दरअसल ऑफिशियल पहचान बन गई है। बिल्कुल, इसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन कूल नाम का ट्रेडमार्क करा लिया है। वैसे तो कैप्टन कूल नाम धोनी को उन्हीं के फैंस से मिला है जिसकी लोकप्रियता भी काफी है। तो शायद यही वजह है कि धोनी ने अब इस नाम को कानूनी रूप से अपना लिया है। जब मैदान में अटकी होती थी सबकी सांसें, जब क्रिकेट फील्ड पर टिकी होती थी पूरे देश की निगाह, जब हाई वोल्टेज मैच में होता था टेंस माहौल, तब एक शख्स था जो बीच मैदान सिर्फ अपने इशारों से मैच को चला रहा होता था। न चेहरे पर शिकन, न ही आंखों में गुस्सा, दिखता था तो सिर्फ कमिटमेंट, जीत के लिए जद्दोजहद और कूल अंदाज। तभी तो दुनिया ने उन्हें कैप्टन कूल बना दिया। अब कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने फैंस का दिया ये नाम पूरी तरह अपना लिया है। अब कोई और कैप्टन कूल नहीं बन सकेगा क्योंकि धोनी ने इस नाम का ट्रेडमार्क अपने नाम करा लिया है। धोनी ने कैप्टन कूल नाम को ट्रेडमार्क कराने के लिए आवेदन किया था जो मंजूर हो चुका है। ये एप्लीकेशन 5 जून को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अर्जी दी थी। माही को ट्रेडमार्क मिलने के बाद कैप्टन कूल शब्द का प्रयोग कोई शख्स या संस्था नहीं कर सकेगी। ये ट्रेडमार्क न सिर्फ उनके नाम को कानूनी सुरक्षा देगा बल्कि उनकी ब्रांड वैल्यू और पहचान को पहले से मजबूत बनाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से दलील दी गई कि कैप्टन कूल का टैग सिर्फ एक उपनाम नहीं बल्कि धोनी की कमर्शियल पहचान बन चुकी है। धोनी की लोकप्रियता, मीडिया में कवरेज और प्रशंसकों की पहचान के कारण ये नाम अब किसी और के लिए भ्रम पैदा नहीं करेगा। धोनी इस फहरिस्त में पहले खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने अपने फैंस के दिए नाम को ट्रेडमार्क कराया हो। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स और दूसरे खिलाड़ी अपने उपनाम को रजिस्टर्ड करा चुके हैं।
इनमें सबसे बड़ा नाम विराट कोहली का है, जिन्होंने अपने नाम और वी के लोगो को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत कराया। इससे पहले द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने मास्टर ब्लास्टर उपनाम को ट्रेडमार्क कराया था, जबकि भारतीय वनडे कैप्टन रोहित शर्मा ने अपने निकनेम हिटमैन को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर्ड कराया है। क्रिकेटर्स के अलावा मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने CR7 का ट्रेडमार्क कराया है। टेनिस क्वीन सेरेना विलियम्स भी अपने नाम और लोगो पर ट्रेडमार्क करा चुकी हैं, जबकि उसेन बोल्ट ने अपने लाइटनिंग बोल्ट पोज का ट्रेडमार्क कराया है। एक बार फिर माही ने मैदान से बाहर भी साबित कर दिया, कैप्टन तो बहुत हुए पर कूल सिर्फ एक है। वर्ल्ड कप विनर, IPL चैंपियन और अब कैप्टन कूल का असली हकदार भी, क्योंकि कैप्टन कूल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है, जिसका चेहरा है महेंद्र सिंह धोनी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, माही का जलवा आज भी उनके फैंस के सर चढ़कर बोलता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनके फैंस से और दिखाते हैं कैसे कैप्टन कूल को लेकर क्या है उनका रिएक्शन। क्रिकेटिंग आइकन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी अलग पहचान न सिर्फ क्रिकेट में बनाई है, बल्कि प्रशंसक और उनको चाहने वाले लोग भी उनको अलग तरह से हमेशा पहचान करते रहे हैं। उनकी पहचान 7 नंबर की जर्सी रही, जिसका इस्तेमाल अब कोई नहीं कर सकता है क्योंकि BCCI ने उसको रिटायर कर दिया है। अब जो लोग उनको कहते थे कैप्टन कूल, जिस तरह से उन्होंने 2011 का विश्व कप जितवाया, T20 वर्ल्ड कप जितवाया, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी और शानदार क्रिकेट खेला, शानदार कप्तानी की और विकेट के पीछे रह के जिस तरह से पूरा गेम को वो प्लान करते थे और जितना कूल रहते थे, कैप्टन कूल उनका नाम पड़ा। अब उस शब्द को उन्होंने ट्रेडमार्क करवाया है और वो एप्लीकेशन उनका एक्सेप्ट भी हो गया है। जो जर्नल निकलता है 16 जून 2025 के एडिशन में ये आ भी गया कि अब उनका जो उपनाम है कैप्टन कूल, उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। इसी एड्रेस से अप्लाई किया गया था, वारा जो है सिमलिया, जहां उनका फार्म हाउस है, इसी एड्रेस से अप्लाई किया गया था उस ट्रेडमार्क के लिए, जिसको कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है। कैप्टन कूल भी उनको कहा जाता है। वो क्रिकेट के हमारे लिए, हम उनके फैन है, वो सिर्फ फैन नहीं, हमारे लिए भगवान की तरह है। हम उनको उड़ीसा से आया था, उड़ीसा से मैं आया था। जिम गए, कार से गए। तो बात हुआ कैसे? टाटा का रिकॉर्डिंग किए थे बस। अच्छा, आप लोगों ने रिकॉर्ड किया उसको? थोड़ा सा रिकॉर्ड किए। हम उड़ीसा से आए थे, अभी जस्ट आए थे सर। देखिए 11 बजे का है प्रोग्राम। हाई किए, लेकिन हाई किए, बोले सर आपके फैन है सर, एक सेल्फी दे दीजिए। तो नहीं हाई किए बस। अच्छा, हाय करके वो निकल गए। तो रोज जो है दिल के अच्छे हैं, हर रोज जो है यहाँ पे उनको चाहने वाले लोग पहुँचते हैं। ये उड़ीसा से आए हुए हैं, हम बिहार, और ये बिहार से आए हुए हैं। आप? हम यहीं के, रांची के ही हैं ये भी। तो लोग आते हैं और जिस तरह से हर चीज उनके साथ जुड़ा हुआ चीज है, वो बिल्कुल अब उन्हीं का होके रह जाएगा। लोग जब भी याद करेंगे कैप्टन कूल, तो उसमें धोनी का ही नाम आएगा। उसी तरह से ये देखिए टी-शर्ट भी धोनी का पहन कर आया है। तो धोनी एक ऐसा आइकन, जिनका जो इस्तेमाल किया हुआ सामान है वो तमाम चीजें भी आइकनिक हो जाएगी। ट्रेडमार्क करा लिया कैप्टन कूल का नाम। 7 नंबर जर्सी जो है वो रिटायर हो चुका है, BCCI ने उसे रिटायर कर दिया है। तो क्रिकेटिंग फिरामेंट में अब 7 नंबर जर्सी नहीं दिखेगा। तो ये तमाम जो उनके साथ एसोसिएटेड चीज है और जिस तरह से वो अब उन्हीं का होके रह गया है, इसको लेकर भी क्रिकेट फैंस जो हैं काफी खुश हैं। वैसे देखिए, कैप्टन कूल क्यों कहे जाते हैं ये तो आप सभी जानते हैं। एक और रीजन है, वो रीजन है कि उनके हेयर स्टाइल्स की वजह से उनको बड़ा ही कूल माही लुक जो है वो दिया गया था। ये भी रीजन है कि उनको कैप्टन कूल कहे जाने का। आखिर पूर्व भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहते हैं, आप ये देखिए जरा। 2007 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जोगिंदर सिंह से आखिरी ओवर करवाया और मैच जीत लिया।
2011 में वर्ल्ड कप फाइनल में युवराज से पहले खुद बैटिंग करने आए और कप अपने नाम कर लिया। 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ ग्लव्स उतार कर रन आउट किया और मैच जिताया इन्होंने। बिल्कुल, आपको बता दें 2018 में 2 साल के बैन के बाद सीएसके की बेहद कूल अंदाज में उन्होंने कप्तानी की। 3 आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र भारतीय कप्तान हैं। कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी का ओवरऑल सक्सेस रेट 54% रहा है और ये वो आंकड़ा है जो कि महेंद्र सिंह धोनी से कैप्टन कूल बनने की कहानी बयां करते हैं। बिल्कुल, और अब बात हम करेंगे आध्यात्मिक उत्सव की और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आई है धर्मशाला से, जहां पर दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के उत्सव की झलक नजर आ रही है। 6 जुलाई को दलाई लामा का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसकी धर्मशाला में तैयारियां चल रही हैं और माना जा रहा है कि इसी दिन या फिर इससे पहले ही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के नए नाम पर मुहर लग जाएगी। बिल्कुल, तो वहीं दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। चूंकि इस पवित्र यात्रा में महज 1 दिन का समय बाकी है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और भक्तों का उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। इस बार 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा कांवड़ यात्रा की भी तैयारियां जोर शोर से जारी है। कांवड़ियों का जोश और उत्साह अभी से देखते ही बन रहा है। तो 3 तस्वीरें दलाई लामा पर अब दुनिया की नजर है और इसके अलावा अमरनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू और साथ ही साथ सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ। और चलिए अब आपको धर्मशाला में उत्सव के हम रंग दिखाते हैं। यहाँ पर दलाई लामा के 90वें जन्मदिन से पहले आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। तिब्बती धर्म गुरुओं का यहाँ इन दिनों मेला लगा हुआ है। और देखिए, दलाई लामा का जन्मदिन इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि माना जा रहा है कि जल्द ही नए दलाई लामा के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्साह और उमंग से भरी ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की हैं, जहां मैक्लोडगंज के तुसुगलाग खांग मंदिर में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन से पहले ही उत्सव मनाया जा रहा है। तिब्बती पारंपरिक वेशभूषा और परिधान से सजी इन तस्वीरों की खुशबू धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में कुछ इसी अंदाज में बिखरी हुई है। All of my friends are here. We're here in Dharamsala to celebrate His Holiness's 90th birthday and his good health. I've seen the pleasure of being here many times, so I feel like I have a connection with nature now. कहा जाता है कि वर्तमान दलाई लामा का जन्म तिब्बत के एक किसान परिवार में साल 1935 में हुआ था और जब वो 2 साल के थे तभी से उन्हें दलाई लामा का 14वां पुनर्जन्म मान लिया गया था। एक तरह से दलाई लामा को तिब्बत का संरक्षक संत माना जाता है। इन्हें करुणा का बोधिसत्व भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। बौद्ध धर्म के मुताबिक बोधिसत्व लोगों के बीच रहकर उनकी तकलीफों को दूर करते हैं, उन्हें सत्य और ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। दलाई लामा का आध्यात्मिक के साथ साथ पॉलिटिकल महत्व भी होता है। तिब्बती परंपरा के अनुसार दलाई लामा के निधन के बाद उनका पुनर्जन्म होता है और फिर उनकी पहचान कर नए दलाई लामा के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जाता है। पहचान के लिए सबसे पहले पूर्ववर्ती दलाई लामा की चिट्ठी पढ़ी जाती है, जिसमें उन्होंने अपने अगले पुनर्जन्म को लेकर निर्देश लिखे होते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि संभावित दलाई लामा को अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं या नहीं, क्या वो उनकी चीजें पहचान सकते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं के परीक्षण के बाद अगर सब कुछ मेल खाता है तो अगले दलाई लामा के नाम का ऐलान किया जाता है। शायद यही वजह है कि दलाई लामा ने साल 2011 में ऐलान किया था कि जब वो 90 साल के हो जाएंगे तो अगले दलाई लामा के नाम पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार दलाई लामा के जन्मदिन के मौके पर नए दलाई लामा के नाम पर भी मुहर लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। सावन का पावन महीना आने वाला है और उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी है। बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और अमरनाथ यात्रा में महज 1 दिन शेष बाकी है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसके लिए बाबा के धाम में सभी इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं। भक्तों के लिए यात्रा मार्ग पर सुरक्षा से लेकर खाने पीने
तक की व्यवस्था के इंतजाम पूरे किए गए हैं। और देखिए, इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण की सेवा शुरू हो गई है। इस बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हथियारबंद जवानों से लेकर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का चक्रव्यूह हर जगह देखा जा सकता है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ये पावन यात्रा 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक पूरे 38 दिनों तक चलेगी। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल जम्मू शिविर से रवाना होगा। इसके बाद श्रद्धालु 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना होंगे। इस बार अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सबसे तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्गों पर करीब 700 हाई डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एफआरएस का इस्तेमाल जारी है। यात्रा मार्ग पर आने जाने वालों की तस्वीरें ली जा रही हैं। कुछ दिन पहले एफआरएस तकनीक की मदद से 2 संदिग्धों को भी पकड़ा गया था, जो आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। आपको बताते हैं कि आखिर ये तकनीक कैसे काम करता है। दरअसल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में सक्रिय आतंकवादियों और उनके मददगारों की तस्वीरें फीड की गई हैं। ऐसे में अगर कोई संदिग्ध कैमरे की नजर में आता है तो निगरानी केंद्र में तुरंत अलार्म बज उठता है, जिससे समय रहते सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इस तरह ये सिस्टम चेहरे की पहचान कर संदिग्धों को पकड़वाता है और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाता है। अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर चेहरा पहचानने वाला ये सिस्टम लगाया गया है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाने के लिए पूरे रूट पर जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखने के अलावा डॉग स्क्वाड और बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। पूरी टीम इस रास्ते को बड़े स्तर पर यहाँ पर डिटेक्ट करती है, जिससे कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। ये व्हीकल भी इस पूरे रास्ते में मौजूद रहेगी और आप देखिए तस्वीरों में कि मार्क्समैन व्हीकल है। पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। 360 व्यू इसके जरिए लिया जा सकता है, जिससे कि चारों तरफ तस्वीरों में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से अगर कोई भी रास्ते में कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उनको किस तरीके से उसके ऊपर नजर रखना है। सीआरपीएफ ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर K9 डॉग स्क्वाड से लैस रोड ओपनिंग पार्टी की तैनाती की है। इस दस्ते में बेल्जियन मिलिनोइस नस्ल के खोजी कुत्ते शामिल हैं, जो किसी भी खतरे को भांपने में माहिर हैं। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए जो कॉन्वॉय निकल रहा है, उसके लिए बाकायदे सीआरपीएफ की तरफ से रोड ओपनिंग पार्टी अलग अलग स्थानों पर लगाई गई है। मैं इस वक्त अमरनाथ यात्रा रूट पर मौजूद हूं और जो NH-44 है उस पर किस तरीके से रोड ओपनिंग पार्टी लगाई गई है, इसको आप देख सकते हैं। ये सड़क जो है वो सीधे जाती है, यहाँ से सीधे बालटाल और पहलगाम के लिए दूसरा एक्सेस जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि रोड ओपनिंग पार्टी में किस तरीके से कमांडोज को यहाँ पर तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बड़ा दस्ता होता है, ये सीआरपीएफ का जो K9 टीम है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके से अगर आईडी किसी ने छुपाया हुआ है या फिर बम कहीं पर प्लांट किया गया है तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सके। अमरनाथ यात्रा मार्ग को आज से लेकर 10 अगस्त तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस दौरान यात्रा मार्ग के ऊपर किसी भी तरह के ड्रोन या UAV के उड़ान पर रोक है। इसका मकसद किसी भी तरह की हवाई निगरानी या आतंकी साजिश को नाकाम करना है।
खास बात यह है कि अमरनाथ तीर्थयात्री वाहन को नागरिक यातायात के साथ मिलने की अनुमति नहीं होगी। तीर्थयात्रियों के काफिले का समय तय होगा और बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर जवान उनकी सुरक्षा करेंगे। सिक्योरिटी के यहाँ पे अच्छे इंतजाम है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ जो भी यहाँ पे तैनात है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात है। और मैं चाहता हूँ जितने भी टूरिस्ट है, जितने भी यात्री आ रहे हैं वो दिल खोल के आए। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम है और आप यू कैन एंजॉय एंड यू कैन फील कंफर्टेबल हियर। जम्मू कश्मीर से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ धाम की ये यात्रा बेहद दुर्गम और मुश्किलों भरी है, लेकिन भोले के भक्तों का भला दिक्कतों से क्या वास्ता। रास्ते की परेशानियों और पहाड़ों में पल पल बदलते मौसम के दुश्वारियों के बावजूद लोग पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करके अपना जीवन धन्य करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। पहलगाम से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात सीताराम की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यहां दिनों दिन भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रामलला जब भव्य मंदिर में विराजे तो हजारों करोड़ों भक्तों का सपना भी पूरा हुआ और अब रामलला के भव्य धाम में विराजने के बाद बारी है माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के निर्माण की। और देखिए, बिहार से सीतामढ़ी जिले में मौजूद पुनौरा धाम को विकसित करने के लिए बिहार कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। पुनौरा धाम के विकास के लिए 882 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। पुनौरा धाम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की इस दुनिया में एक बाजार तैयार हो गया है जिसे हम सब ऑनलाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ अब शॉपिंग, गेमिंग, ये सब कुछ पुरानी सी बातें हो गई हैं। बिल्कुल, आपको बता दें अब इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। हम आपको आज मुंबई लिए चलते हैं जहां पर मंदिरों के पुजारी अब अपने यजमानों को ऑनलाइन हवन, यज्ञ, पूजा पाठ करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पंडित जी ऑनलाइन आशीर्वाद भी देते हैं और ऑनलाइन ही दक्षिणा भी ले लेते हैं। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट। में ऑनलाइन पूजा की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। समय की कमी के चलते और दूसरी वजहों की वजह से भी ऑनलाइन ही बुकिंग हो जाती है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित आशीष कुमार तिवारी जी हैं। बहुत स्वागत आपका। तो क्या कहेंगे, आजकल क्या वजह है कि बुकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है? जो मुंबई के यजमान थे, एक यजमान थे, वो पहले अमेरिका शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने बोला कि पंडित जी अभी तो अपने को पूजा करना है लेकिन कैसे हो। तो ये मतलब बड़ा संकट वाली बात थी कि किस तरह से हो। तो हमने उसका रास्ता निकाला कि मतलब फ़ोन से पूजा की जा सकती है। तो उस समय वॉइस कॉल से हम लोगों को पूजा सुनाते थे। लेकिन क्या होता था कि कई बार ऐसा सुनने में आता था कि लोगों को लगता था पूजा हो रही है, नहीं हो रही है, उसका प्रमाण नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ समय के बाद जब भगवान की कृपा से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो हमने यही पूजा व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से वीडियो कॉल से पूजा कराना शुरू कर दिया। सवाल ये है पंडित जी कि ये जो सामग्रियाँ लाती हैं, पहले तो जजमान को लिस्ट देते थे, जजमान लाते थे, अब वो प्रक्रिया किस तरह से? देखिए ऐसा है कि अभी समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। पहले जो काम यजमान कहते थे कि भाई सामग्री सब यजमान को लेके आना होता है, तो अब वो सामग्री हमको लाना पड़ता है। इसके लिए हमको 1 या 2 दिन की तैयारी करनी पड़ती है। पहले सामग्री लाना होता है, फिर कई बार उसमें मतलब कुछ चीज़ें आगे पीछे होती हैं, मतलब कोई कम है कोई ज़्यादा है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो 1 या 2 दिन का कई बार हम लोगों को इसके लिए समय लग जाता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या संतुष्टि मिलती है वो जो आपके समक्ष आपको देखते हुए लोग पूजा पाठ कर रहे थे, आपके पैर छुआ लिया करते थे, आपकी आंखों में आंखें डालते थे और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो शक्ति आ रही है उसे वो भी महसूस करते थे। ऑनलाइन में क्या जजमानों को इस तरह के भाव मिल रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मैंने पहले ही बोला है कि जो पूजा पाठ है ये मतलब आपको भगवान से जोड़ती है, श्रद्धा से जोड़ती है। श्रद्धावान लभते फलम, जिसको श्रद्धा होगी उसी को फल प्राप्त होगा। अब जैसे लोग बोलेंगे ये तो पत्थर है, लेकिन हमारे भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। और एक बात और समझिएगा, यदि विज्ञान की दृष्टि से भी आप देखें तो जैसे आप किसी एकांत जगह में जाकर के कोई आवाज़ करेंगे, जैसे आप बोलेंगे राम,
तो आपको वापस राम सुनाई पड़ेगा, है ना। तो जो एनर्जी होती है, मंत्रों की शक्तियाँ होती हैं, यजमान कहीं भी होगा, उसके निमित्त जब पूजा पाठ जब तब किया जाएगा और यजमान जब दक्षिणा दे देते हैं तो वह जो पूर्ण मतलब फल है वह यजमान को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है कि आजकल समय के प्रभाव के चलते और भी दूसरी जो चीज़ें हैं उसके प्रभाव के चलते बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर डिमांड हो गई है ऑनलाइन पूजा बुकिंग की। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। तो आज है डॉक्टर्स डे, भाई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए डॉक्टर्स डे पे। मैं कभी नहीं जाना चाहती डॉक्टर्स के पास, लाइफ सेविंग एक्सपीरियंस, उनको धरती पे भगवान का दर्जा, मैं वो उस पे आ रही हूँ लेकिन किसी को जरूरत ना पड़े उनके पास जाने की। लेकिन वो आपने बात सही कही कि आफ्टर गॉड किसी को दर्जा दिया जाता है लाइफ सेव करने का, तो उन्हीं को जाता है। बिल्कुल, कई तरह के डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो सही डॉक्टर्स हैं उनके पास जाया जाए, जो वाकई इतनी मेहनत करते हैं, लंबी पढ़ाई लिखाई करते हैं और वाकई जीवन को बचाने का काम मतलब इससे बड़ी बात क्या होती है। हम तो भगवान की, या तो उन्हीं का आशीर्वाद कि भाई वो बचा ले, या तो भगवान, ये तो डॉक्टर्स बचा ले। और इसीलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हम बाकी के दिन सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर्स के लिए भी एक डेडिकेटेड डे है जो कि आज है। उनको थैंक यू कहना बिल्कुल बनता है। और उन्हें हर दिन हमें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि वो जिस कंडीशन में काम करते हैं, जितना स्ट्रेस उनको होता है, जितने पेशेंट्स को वो लोग रोज देखते हैं, सोचिए उनकी मानसिक हालत कैसी होती होगी। बावजूद इसके वो हमें बहुत ज्यादा कंफर्ट कराने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें धन्यवाद देना बेहद ही जरूरी है। और इसीलिए आज डॉक्टर्स डे भी मनाया जा रहा है। 1 जुलाई का दिन है और डॉक्टर्स डे आज है, और इस दिन को डॉक्टर्स के त्याग, समर्पण और सभी को हेल्दी रखने के जुनून का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद डॉक्टर्स के लिए काम की जगह को बेहतर बनाना, ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराना और उनके काम को आसान बनाने की कोशिश करना भी है। वैसे काम काफ़ी आसान हो गया है एआई के आने से, तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए, क्या है उन डॉक्टर्स की सलाह, सुनवाते हैं आपको। डॉक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ को टच करते हैं और उनकी सेवा में डायरेक्ट हेल्प करते हैं। इसी सेवा और हेल्प से आपको जो सम्मान, प्यार मिलता है वो किसी भी मनी या पैसे से नहीं मिलता। आप ये देखते हैं आजकल कितना बीमारियों का नेचर चेंज हो रहा है, कितना मोटापा, डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा फैल रही है, यंग डेथ्स हो रही हैं और ये कैंसर भी यंग पेशेंट्स को हो जाता है। ये एक गंभीर विषय है एंड आपको लोगों को इस बेसिकली समय रहते इसमें सतर्क रहना चाहिए। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में सभी ग्वालियर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम बदलते हुए समय में देख रहे हैं कि जितना साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है उतनी ही तेज़ी से बीमारियों की जटिलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, आज हमारे को हार्ट की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने में आ रही हैं, यंग डेथ्स हो रही हैं। इन सब के ऊपर चिंता करने की ज़रूरत है। हमें अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, अपने खान पान, रहन सहन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पास में साइंस की नई उपलब्धियों के साथ में, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में आज अच्छे इलाज करने की क्षमता है। इसलिए मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, डॉक्टर्स के पास में समय समय पर आते रहिए और उनकी कही हुई सलाह को हमेशा मानते रहें। धन्यवाद। समस्त डॉक्टर्स और शहरवासियों को डॉक्टर्स डे 1 जुलाई पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं सभी ग्वालियर वासियों को ये कहूँगा कि ये समय ऐसा है कि हम अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का ध्यान रखें। आपको अगर कोई बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या समस्या आँखों की या शरीर की कोई और समस्या है तो उनका विशेष ध्यान रखें और अपनी सेहत अच्छी रखें, सेहतमंद रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छी हेल्दी डाइट लें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ जुड़ चुकी है नेहाल, जो कि डॉक्टर्स के फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल रखती हैं और उनकी आज डॉक्टर्स को क्या सलाह ये जानते हैं। नेहाल, सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, जाहिर सी बात है 24/7 विदाउट ब्रेक, लेकिन
उनके फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए, आप क्या टिप्स देंगे आज के दिन? तो पहले सब डॉक्टर्स को विशिंग यू अ हैप्पी डॉक्टर्स डे। एंड जैसे डॉक्टर्स काफी बिजी रहते हैं, अपने प्रोफेशन से जुड़े रहते हैं, और उनके जो समय है वो काफी कीमती है। जितना उनका समय बचेगा उतने वो ज्यादा लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो हम लोग डॉक्टर्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करिए अपने पैसे संभालने के लिए। आप एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए जिसकी शुरुआत होती है आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स समझकर। आपके मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, और उस गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपनी इनकम में से कितनी रकम हटानी है उसको SIP के माध्यम से आप इन्वेस्ट करते जाइए अपने गोल्स तक। और एक पीरियोडिकली क्वार्टर में एक बार अपने पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करिए और असेट एलोकेशन पे फोकस करिए। 85% ऑफ इन्वेस्टिंग सक्सेस इज असेट एलोकेशन, एंड नॉट जस्ट कि किस इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो रियल एस्टेट, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम एंड गोल्ड, सिल्वर, बुलियंस जिसको बोलते हैं, ये चारों असेट्स के बीच में आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए। एंड वाया SIP आप रेगुलरली इस असेट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल निहाल, तो इस तरीके से आप डॉक्टर्स की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करती हैं? हाँ, तो जैसे डॉक्टर्स के केस में मेडिको लीगल की भी समस्या है, तो प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी उनके लिए काफी जरूरी है। तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक रखने के लिए इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ रिस्क को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जी, ने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है डॉक्टर्स को इससे जरूर फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आप खबर आपके काम की हम बता देते हैं। दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों की टंकी खाली हो रही है। जी हाँ, यानी कि राजधानी दिल्ली में जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी है अब उन्हें पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। और अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल और पेट्रोल गाड़ी 15 साल की अवधि पूरी कर चुकी है तो दिल्ली में अब तेल नहीं मिलेगा। इसके लिए पेट्रोल पंप बाकायदा CCTV कैमरा लगाए गए हैं और जो भी गाड़ी एंड ऑफ लाइफ एक्ट के तहत आएगी उसे जब्त भी कर लिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर खड़ी ये गाड़ियां इस इंतजार में हैं कि उनका नंबर आने पर उन्हें फ्यूल मिलेगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गाड़ी की उम्र पूरी हो चुकी है। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों की टंकी खाली होने वाली है। यानी कि आज से दिल्ली में पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से इसके लिए खास प्लान भी तैयार किया गया है। इसके तहत एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज्यादा हो चुकी है उन्हें चिन्हित कर जब्त किया जाएगा। हालांकि पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं CAMQ इत्यादि सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली पुलिस समेत तमाम विभागों की टीमें पेट्रोल पंपों पर तैनात हैं। इसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें आज से फ्यूल मिलना बंद हो रहा है। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के हाई क्वालिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है, जो पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उसकी डिटेल्स का पता लगाएंगे। और एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी का कोई पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर आता है तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
हालांकि पुरानी गाड़ियों के मालिकों को एक बार मौका दिया जाएगा, वो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले सकते हैं, लेकिन बेशर्त उन्हें अपनी पुरानी गाड़ी दिल्ली से बाहर ले जानी पड़ेगी। फिलहाल सीएनजी गाड़ियों पर इसका असर नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में करीब 62 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है और वो एंड ऑफ लाइफ की कैटेगरी में आते हैं। इसमें 41 लाख 2 पहिया और 18 लाख 4 पहिया वाहन शामिल हैं, जबकि दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों जैसे हरियाणा में 27.5 लाख, उत्तर प्रदेश में 12.4 लाख और राजस्थान में 6.1 लाख वाहन अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं। कुल मिलाकर आज से अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ना कहने का समय आ गया है। गाड़ी मालिकों के लिए अपने पुराने वाहनों को हटाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में इस फैसले का असर कहीं न कहीं पॉल्यूशन को कम करने में मददगार होगा और ये राजधानी दिल्ली की सेहत के लिए भी बेहद अहम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, राजधानी दिल्ली में वाहनों के नए नियम का असर भी दिखने लगा है। पुलिस की ओर से अब पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने आश्रम चौक से 15 साल पुरानी पेट्रोल मर्सिडीज कार को जब्त किया है। देखिए हमारे संवाददाता मिलन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के पेट्रोल पंप पे जितनी भी पुरानी गाड़ियां आ रही हैं, सरकार की तरफ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको लगातार जब्त किया जा रहा है। एक 15 साल पुरानी पेट्रोल पर चलने वाली मर्सिडीज है जो इस वक्त यहाँ पर कंपाउंड में यहाँ जब्त की गई है। ये आपको मर्सिडीज दिख रही होगी। ये आज सुबह आश्रम चौक पेट्रोल पंप से जब्त की गई। ये 15 साल पुरानी पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है। सुबह सुबह इनके जो ओनर हैं ये गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए आए थे और वहीं पर जो है ANPR कैमरा ने इस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो स्कैन कर लिया और अनाउंसमेंट हो गई कि ये गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है। लगातार जो पुरानी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो इम्पाउंडिंग एरिया है यहाँ पर लाई जा रही हैं और पूरा दिन ये जो ड्राइव है ये चलने वाली है। हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं, जिन लोगों की 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं और 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं उनके लिए दिक्कत आ सकती है। अब दिल्ली में उन्हें बिल्कुल भी रिफ्यूलिंग की अनुमति देने के लिए मना कर दिया है सरकार ने और इसी ड्राइव के चलते ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से काफ़ी ऐसी गाड़ियां हैं जो विभिन्न पेट्रोल स्टेशंस पर इसी तरीके से जब्त की जा रही हैं। लोकेंद्र पांडे के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। वैसे तो देखिए, दिल्ली में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन बारिश से मौसम सुहाना भी हो गया है। इस बीच यहाँ के ट्रायल की भी तैयारी हो रही है। आपको बता दें, पहले यहाँ 4 से 11 जुलाई के बीच कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी थी, लेकिन मॉनसून आने के बाद अब इसे 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। बिल्कुल, और अब अगस्त सितंबर महीने में दिल्ली में कृत्रिम बारिश का ट्रायल किया जाएगा। कोशिश यही है कि बिन मौसम बरसात से दिल्ली के प्रदूषण को हराया जा सके। ये निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में राजधानी में प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ जाता है और ऐसे में यहाँ कृत्रिम बारिश के जरिए AQI को भी बेहतर किया जा सकेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के जरिए यह पूरा प्रोसेस किया जाएगा IIT कानपुर की टीम द्वारा, जो ऑलरेडी MOU साइन कर चुकी है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। इस वक्त मौजूद है IIT कानपुर कैंपस में उस प्रोफेसर के साथ जो इस पूरी टीम का हिस्सा है और पूरे ऑपरेशन को अपने सामने देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल, ये जो पूरा प्रोसेस है क्लाउड सीडिंग का, आर्टिफिशियल रेन का, कब से हम देख सकते हैं दिल्ली में? कब आप लोगों ने कोई डेट इसमें शॉर्टलिस्ट करी है? अभी हम लोग 4 जुलाई से 11 जुलाई तक का डेट प्लान किया हुआ है। IMD एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की टीम ने हमको टेंटेटिवली उस टाइम पे क्लाउड अवेलेबल होगा, सीडेबल क्लाउड्स अवेलेबल होगा, इसे बताया हुआ है। तो उसी टाइम का कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी डेट्स फाइनलाइज करने के पीछे क्या कोई टेक्निकल एस्पेक्ट होता है? कैसे डिसाइड करते हैं कि ये डेट सही रहेंगी? टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि क्लाउड सीडिंग करने के लिए क्लाउड तो मैंडेटरी है एंड क्लाउड हम लोग कंट्रोल नहीं करते और मौसम का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो जिस टाइम पे सेफली एंड बाकी लोगों को दिक्कत ना हो, ऐसे क्लाउड सीडिंग कौन सा विंडो में कर सकते हैं,
तो सब साइंटिस्ट वेदर मॉडल से 4th to 11th का प्लान हुआ है, तो इसीलिए वो टाइम चूज हुआ था। अराउंड अभी कितना एरिया हम दिल्ली का कवर कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर फिलहाल आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी पहले फेज में? अबाउट 100 किलोमीटर स्क्वायर इफ आप स्क्रीन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थर्न दिल्ली का पार्ट्स है, जैसे मोस्टली विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम हिंडन एयरफोर्स बेस, हिंडन एरिया से, गाजियाबाद से, एंड देन बागपत, पवी, संतपुर एरिया में अबाउट 100 किलोमीटर, थोड़ा सा 100 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, बट उसी टाइम पे उधर क्लाउड मिल जाएंगे, तो ये एरिया सेफ है इनके वीआईपी ऐसे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस के बाहर भी। बिल्कुल, मेरा सवाल था क्योंकि बाकी जो सेंट्रल एरिया है या बाकी एरियाज हैं अभी वो उसमें नहीं रखे गए हैं, तो क्या हाई सिक्योरिटी जोन है या फ्लाइंग रिस्क है, कहीं ना कहीं उसका ध्यान में रखा गया है? उसका पूरा ध्यान रखे हुए एरिया चूज किया है। तो यहाँ पे को स्क्रीन में दिखाना चाहूंगा कि ये दिल्ली का मैप है, ये जो ट्राइंगल आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो एरियाज है फिलहाल शॉर्टलिस्ट करे गए हैं और पहले फेज में यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई जाएगी। मैप में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है हरियाणा की बाउंड्री लग जाती है और आउटर एरियाज को जो फिलहाल है शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरफ बहादुरगढ़ पड़ता है और यहाँ पर जो है गाजियाबाद हिंडन एयरबेस है, यहाँ से जो प्लेन्स उड़ेंगे, जो क्लाउड सीडिंग के जरिए वो आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, वो हिंडन एयरबेस से यहाँ पर टेक ऑफ करेंगे और उसके बाद होते हुए यहाँ पर नॉर्दर्न दिल्ली का जो मोस्टली एरिया है उसे फिलहाल यहाँ पर कवर किया गया है। सेंट्रल दिल्ली में फिलहाल अभी इसलिए नहीं कवर किया गया है कि तमाम तरीके की परमिशंस हैं एजेंसी से लेनी पड़ती हैं, एक लो फ्लाइंग रिस्क एरिया है, वहां पे फिलहाल जो है इसको कवर नहीं किया गया है। देखा आपने किस तरीके से तमाम एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से, तमाम परमिशंस लेने के बाद, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद एक प्लेन जो है वो कुछ ही दिनों में हिंडन एयरबेस से उड़ेगा और दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली के नॉर्दर्न एरिया में जहां वो बाहर आउटर एरिया है वहां पर जाके उड़ेगा और पूरे इस प्रोसेस को अंजाम देगा। अब देखना यह है कि क्या इफेक्ट इसका फाइनली होता है, क्या डेटा सामने आता है, कितना AQI लेवल गिरता है। ये सिर्फ पहला फेज है जिसके आधार पर बाकी पूरा जो प्रोसेस है आगे का वो किया जाएगा, लेकिन फिलहाल MOU साइन होने के बाद तमाम परमिशन हो चुकी हैं और DGCA की परमिशन के बाद इस पूरे प्रोसेस को, आर्टिफिशियल रेन को अंजाम दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर। तो आज के वक्त में मोबाइल जिंदगी की बुनियादी जरूरत बन चुका है और मोबाइल से दूरी बनाना बहुत मुश्किल काम है और कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया सफलता की में भी बाधा बन जाते हैं। कई लोग मेहनत करने के लिए मोबाइल से दूरी बनाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण एक लड़की ने पेश किया है। नेहा वडवाल ने पढ़ाई के लिए 3 साल तक मोबाइल छुआ तक नहीं। हालांकि उनका चयन 2022 में हो गया था, लेकिन उनकी सफलता की इनसाइड स्टोरी अब सामने आई है। बिल्कुल, अगर आप सोशल मीडिया में इन दिनों देखें तो इनके रील्स, इनके फोटोग्राफ्स, इनसे जुड़ी कहानियां आपको बहुत देखने और सुनने को मिल जाएंगी। दरअसल कॉलेज पूरा करने के बाद नेहा ने सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी शुरू की थी। पहले प्रयास में यूपीएससी क्रैक ना करने के बाद नेहा ने एक बड़ा फैसला लिया। नेहा ने तैयारी के लिए मोबाइल से दूरी बना ली। नेहा को यह समझ में आ गया था कि मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि 3 साल तक मोबाइल से वो दूर रही। हालांकि इसके बाद के 2 प्रयासों में भी नेहा को सफलता नहीं मिली। नेहा किसी भी हालत में IAS अफसर बनना चाहती थी। फिलहाल इस लेडी IAS अफसर की सक्सेस स्टोरी फिर से वायरल है और लोग अचंभा कर रहे हैं कि कोई कैसे 3 साल तक स्मार्टफोन से दूर रह सकता है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बदलाव और तरक्की की बयार बह रही है। नक्सल प्रभावित लोगों को रोजगार का हुनर यहां पर सिखाया जा रहा है। बिल्कुल, प्रशासन की कोशिशों से ऐसे लोग अब मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। अपने काबिलियत से लोग अब रोजगार हासिल कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को उम्मीदों की एक नई रफ्तार दे रहे हैं। कभी नक्सलवाद की राह पर भटके ये लोग अब तरक्की की राह पर आगे बढ़ने का हुनर सीख रहे हैं। कोई सिलाई कढ़ाई के गुर सीख रहा है तो कोई भवन निर्माण के तौर तरीकों में महारत हासिल कर रहा है। कक्षाओं में छात्रों का भविष्य संवारने की कोशिश हो रही है। कंप्यूटर के जरिए छात्रों को लगातार बदलती तकनीक से रूबरू कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ये कोशिश है कि नक्सलवाद प्रभावित लोगों को वापस मुख्य धारा से जोड़ने की। नारायणपुर के इस लाइवलीहुड कॉलेज में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लोग रोजगार पाने का हुनर सीख रहे हैं।
इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन नक्सल प्रभावित लोगों को अपना आशियाना देने का इंतजाम भी किया है। इनमें नक्सलवाद प्रभावित लोगों के साथ साथ सरेंडर कर चुके नक्सलवादी भी शामिल हैं। सरकार की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत जितने भी नक्सल पीड़ित हैं और जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए आवास का सर्वे किया गया था और सर्वे के अंतर्गत जितने भी पात्र हितग्राही हैं उनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया है। साथ ही साथ हम लोग प्रयास करते हैं कि लाइवलीहुड कॉलेज में जो विभिन्न कोर्सेज होते हैं उसमें पात्रता अनुसार या रुचि अनुसार लोग एनरोल कर सके। उसी के अंतर्गत अभी 110 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण 3-4 विधाओं में हो रहा है। नारायणपुर में प्रशासन की कोशिशों से इन लोगों की जिंदगी बदल गई है। नक्सलवाद के अंधियारे से निकलकर अब इनकी जिंदगी उम्मीदों के सवेरे की तरह आगे बढ़ चुकी है। अब इनके हाथों में रोजगार पाने का हुनर है। अब ये अपने पैरों पर खड़े हैं और अपनी जिंदगी संवारने के साथ साथ ये लोग अब अपने परिवारों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चुनौतियों के आगे जीत है। जिसने मुश्किलों से लड़ना सीख लिया वही कामयाब है। ये कहानी ग्रामीण परिवेश से वास्ता रखने वाली ड्रोन दीदी की है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली है बल्कि दूसरों की भी किस्मत बदल रही हैं और गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। मन में दृढ़ संकल्प, इच्छा, हाथों में रिमोट कंट्रोल, खेतों में परवाज भरता ये ड्रोन। घर के काम हो या फिर ड्रोन को रिमोट के जरिए उड़ाना हो, गीता का कोई जवाब नहीं। गीता आज महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेने वाली गीता की जिंदगी पहले से बेहतर है। गीता न सिर्फ अपने खेतों में हाईटेक खेती कर रही हैं, बल्कि गांव के दूसरे किसानों के लिए भी मददगार साबित हो रही है। किसानों के खेतों में ड्रोन के जरिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते कमाई कर रही हैं। सफलता के नए पैमाने गढ़ने वाली गीता को ये कामयाबी आसानी से नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखने वाली गीता को शुरुआती दौर में परिवार की इजाजत नहीं मिली, लेकिन पति ने साथ दिया। गीता अपनी सफलता का श्रेय अपने पति को ही दे रही है, जिनके सहयोग से गीता के सपनों को साकार रूप मिला। परिवार वालों को बताया कि मुझे ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए जाना है। पहले तो थोड़ा सा मना कर दिया क्योंकि गांव की महिलाएं थी, गांव से निकलना बड़ा मुश्किल है एक महिला के लिए। तो मेरे परिवार के, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। गीता को ड्रोन पायलट बनने की प्रेरणा गांव की ड्रोन दीदी से मिली, जिन्होंने गीता का हौसला बढ़ाया। गीता ने गुरुग्राम से ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग पूरी की, जिन्हें इफ्को की तरफ से फ्री में एक ड्रोन भी मिला। नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ गीता को मिला। गांव में गीता का मान सम्मान बढ़ा है, जो अपने काम से काफी खुश है और गर्व भी महसूस कर रही है। हम सभी महिलाओं को कहना चाहेंगे कि जब सरकार मौका दे रही है तो जैसे हम आगे आए हैं, आप भी आगे आइए और हम महिला सशक्तिकरण में महिला, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है महिला सशक्तिकरण, इसमें सशक्त करिए। गीता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करने का भी मौका मिला, जिनकी तरफ से गीता की हौसला अफजाई हुई और ज्यादा से ज्यादा काम मिलने का भरोसा भी मिला। आज गीता दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दे रही है कि नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ें। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असम के बहादुरपुर के अभी रॉय ने वाटर जेट कार बनाने का कमाल कर दिखाया है। पेशे से एक साधारण मोटर मैकेनिक अभी रॉय ने इस करिश्मे को किया है और उन गांव के लोग काफी हैरान हैं, जिनकी कार पानी में आसानी से चल सकती है। अभी रॉय ने इस वाटर जेट कार को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, जिसे तैयार करने में 1 साल का वक्त लगा है। अभी रॉय का दावा है कि ये वाटर जेट कार एशिया के दूसरे सबसे बड़े जलाशय
शानबिल के लिए बना है। अभी रॉय की इस करिश्माई आविष्कार को देखने के लिए ग्रामीण उमड़ पड़े हैं जो वाटर जेट की कार की सवारी करना चाहते हैं। देखिए, वैसे मौसम विभाग ने कहा है कि जुलाई में ना बदरा खुलकर बरसेंगे। बस हम लोग को भी उसी बरसने का इंतजार है, कब बदरा बरसेंगे और कब एक बार फिर से गर्मा गर्म चाय पियेंगे। लेकिन चाय और अच्छी खबरों का कॉम्बिनेशन हर रोज शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।